गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने अभी तक आपको 4 वीडियो भेजे हैं। वो 4 वीडियो में अब तक मैंने आपको ये समझाने का प्रयत्न किया है कि अमालगमेशन क्या है, डेफिनेशन अमालगमेशन की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से क्या है, अमालगमेशन का अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो देर आर 2 मेथड्स, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजर। 2 मेथड है। तो इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेजर। तो यहाँ इस वीडियो के जरिए मैंने आपको 2 पॉइंट समझाने का प्रयत्न किया है। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजर में अभी हम नेचर ऑफ परचेजर देख रहे हैं। मर्जर जब परचेजर खत्म होगा तब देखेंगे। अमालगमेशन का प्रोसीजर क्या है। सेलिंग कंपनी है, परचेजिंग कंपनी, उन दोनों के बीच ट्रांजेक्शन्स होता है। परचेजिंग कंपनी बिजनेस परचेज करती है सेलिंग कंपनी का, और सेलिंग कंपनी बिजनेस सोल्ड आउट करती है, अपना बिजनेस सोल्ड आउट करती है परचेजिंग कंपनी को। सेलिंग कंपनी टेक्स परचेज कंसिडरेशन फॉर गिविंग हिज बिजनेस एंड परचेजिंग कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ सेलिंग कंपनी and issued payment in the form of purchase consideration. So what are the methods of deciding the purchase consideration that I discuss? What is the entries in the books of selling company, that also I discussed. Recently I issued 2 pamphlets. The first part is of theoretical and the second part is of practical. Approximately total pages of the pamphlets are covered 56 to 58 pages. I divided this pamphlet into 2 parts. The first part is of theory of the 23 page and the next part is of practical. Whenever you want to make revision, then you need practical examples material more than the theoretical example. But what is in the theoretical pamphlets that I explain in this video? आपने देखा होगा पैम्पलेट में पहला जो पेज है उसमें मीनिंग दिया हुआ है। अमालगमेशन मीन्स क्या है, ये हमने आपको कॉलेज के पैम्पलेट के द्वारा समझाया था, जो है ही वीडियो। व्हेन 2 or more existing company go into the liquidation and a new company is formed to take over their business, the term is absorption. या अमालगमेशन का टर्म कब यूज करते हैं, तो 2 or more existing company go into the liquidation and new company take over the business. एब्सॉर्प्शन का टर्म कब यूज करते हैं, when 2 or more companies existing companies goes into liquidation and one existing company, यहाँ नई कंपनी है, जो कंपनी टेक ओवर करती है वो न्यू है, और यहाँ one existing company take over or purchases their business. However, this difference between amalgamation and absorption has been disbanded with the accounting standard 14. Okay, accounting for amalgamation issued by ICAI. ये किसने इश्यू किया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. सॉरी. The amalgamation means merging of one company with another, merging of 2 or more companies to form a new company, or one company is taken over by the other company. यहाँ तीन का आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से मीनिंग दे दिया है और उसका यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है। ये सब हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अमालगमेशन में क्या है, एब्सॉर्प्शन में क्या है, रिकंस्ट्रक्शन में क्या है। रिकंस्ट्रक्शन में हमने आपको वो भी समझाया था कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनीज फिनेंशियल स्ट्रक्चर. जस्ट वी चेंज द फिनेंशियल स्ट्रक्चर, नॉट द कंपनीज फॉर्मेशन. कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, कंपनी का मैनेजमेंट वही है, जस्ट कंपनी का फिनेंशियल स्ट्रक्चर है वो चेंज करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी में क्या होता है, यूजुअली एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज आर रिवैल्यूड
and whatever the losses suffered by the company were written off by a deduction of their paid up value of the equity share। रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कंपनी का एक तरफ से इक्विटी शेयर है जो मालिक की मूडी है, जो ओनरशिप कैपिटल है, और दूसरी तरफ एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो जो एक्यूमुलेटेड लॉस है, बैलेंस शीट के दो साइड होती है, आपको मालूम हो, एक बाजू एक साइड शेयर कैपिटल होता है, दूसरे साइड एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस को हम रिड्यूस करते हैं, और वो रिड्यूस कैसे करेंगे, तो दूसरी साइड शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, मीन्स उसको राइट ऑफ करते हैं। और टू रीऑर्गेनाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग कंपनी कंटिन्यू टू कैरी ऑन विद द सेम नेम। जब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, तो बट चेंजिंग द नेम, फक्त नेम, ओनली द नेम चेंज होता है ओल्ड कंपनी का, बाय एस्टेब्लिशिंग अ न्यू कंपनी एंड सेलिंग ओल्ड कंपनी टू द न्यू कंपनी। उसमें नेम चेंज होता है, तो ओल्ड कंपनी है वो अपना बिजनेस न्यू कंपनी को सोल्ड आउट करती है। ऐसे हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास करेंगे। तो टाइप्स ऑफ अमालगमेशन, तो अकाउंटिंग अमालगमेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज द अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इसको बोलेंगे पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और दूसरा है अकाउंटिंग इन द नेचर ऑफ परचेजर। तो परचेजर कब आएगा और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब आएगा, तो उसके दो पॉइंट भी मैंने आपको समझाए थे, जो आपको मालूम हो। तो जनरली क्या होता है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और मर्जर। तो मर्जर में क्या होता है, तो सेलिंग परचेजिंग कंपनी टेक ओवर all the assets and liabilities, दूसरा at a book value, और तीसरा मर्जर की कंडीशंस कौन सी होती है कि परचेजिंग कंपनी जब सेलिंग कंपनी का फुल बिजनेस ले जाते हैं, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इतना ही नहीं, कौन सी वैल्यू में, बुक वैल्यू में, और पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और पेमेंट जो देते हैं वो शेयर में देते हैं, वो शेयर में देते हैं। इसका मतलब या तो इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फ्रैक्शन शेयर होता है, फ्रैक्शन शेयर का मतलब क्या होता है कि कभी कभी कंपनी ने जो पेमेंट शेयर का दिया होता है तो वो रेशियो में दिया होगा कि भाई 3:1 शेयर, मीन्स अगर सेलिंग कंपनी का 3 शेयर है तो उसको हम अपनी कंपनी का 1 शेयर देंगे, ऐसा रेशियो में दिया होगा। तो कभी कभी क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेयर ओड या इवन होता है, तो ये रेशियो सेट नहीं होता है, तो उसका जो फ्रैक्शन अमाउंट आता है, तो वो फ्रैक्शन अमाउंट के लिए आप कैश दे सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी पेमेंट जब जरूरत नहीं है तो आप कैश नहीं दोगे। तो ये 3 मेजर कंडीशंस है मर्जर की, कि परचेजिंग कंपनी टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलिंग कंपनी, सेकंड परचेजिंग कंपनी take all the liabilities and asset at the book value, and third, payment in the form of shares. Fourth, 90% shareholders of selling company become shareholder of purchasing company और business will continue। फिफ्थ कंडीशन, लेकिन ये जो फिफ्थ कंडीशन है वो बहुत, 4 और 5 का बहुत मायने नहीं रखता है, ये 3 में ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर 3 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसको बोलेंगे नेचर ऑफ परचेजर, और तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो इसको बोलेंगे नेचर ऑफ मर्जर। तो उसको क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ मर्जर। तो देखो हमारे अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजर कब आएगा, नेचर ऑफ मर्जर कब आएगा, वो मैंने आपको समझा दिया। सेलिंग कंपनी को क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर कंपनी और वेंडर कंपनी। परचेजिंग कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी या वेंडी कंपनी। परचेज कंसिडरेशन किसको बोलते हैं, तो परचेज कंसिडरेशन में देखो कभी कभी जो टेक्निकल टर्म्स आती है वो भी हम आज देखेंगे। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंस है, जब भी आप फ्री पढ़ो तो ये वीडियो देखते ही रहना है। द कंपनी which taken over the assets and liabilities of the other company is called purchasing company। Purchase consideration किसको बोलेंगे, the term purchase consideration refers to
अमाउंट पेबल बाय द परचेजिंग कंपनी टू द सेलिंग कंपनी। क्यों? फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस। यहाँ कौन सा वर्ड यूज किया है? बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन इधर दिया है, टू टेक ओवर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द वेंडर। वेंडर मीन्स सेलिंग कंपनी। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड मीन्स पर्टिकुलरली आपको नहीं बोला हो कि सपोज के गुडविल नहीं ले जाते हैं या पेटेंट नहीं ले जाते हैं या लैंड एंड बिल्डिंग नहीं ले जाते हैं, तो ऐसा समझना है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं। दूसरा यहाँ डेफिनेशन आएगा, तो ये बिजनेस। इट मे बी हाउएवर बी नोटेड दैट it is not necessary for the purchasing company to take over all the assets and liabilities। ऐसा जरूरत नहीं है कि all assets and liabilities ले जाए, लेकिन अगर आपको unless otherwise stated कुछ इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली नहीं दिया हो तो आपको ऐसा ही समझना है कि परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का बिजनेस ले जा रही है। इतना ही बोला है तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज ले जा रही है। It may be taken over all or some of the assets and liabilities at such value which they mutually agreed। मीन्स उन दोनों के बीच में जो डिसाइड किया हुआ होगा। तो अगर ये म्यूचुअली एग्रीड एट अ बुक वैल्यू है और ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज है, तो यहाँ जो मेथड है अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कब? ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर होता है। तो अगर नहीं होता है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जांपल में बोला है कि परचेजिंग कंपनी टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड एट अ बुक वैल्यू, तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप्स के एग्जांपल में आपको मर्जर का पॉइंट आएगा। आगे हम जैसे जैसे एग्जांपल देखेंगे तब हम डिस्कशन करेंगे। जब जब मैं डिस्कशन करूंगा तो ये नेचर ऑफ मर्जर है या नेचर ऑफ परचेजर है, उसका डिस्कशन ऑलवेज होगा। तो ये आपको समझ में माइंड में रखना है। ये सब कौन सी टर्म्स है ये यहाँ यूज होती है। दूसरा टर्म्स है ट्रेड लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज। द टर्म ट्रेड लायबिलिटीज का मतलब क्या है? तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ये जो है ट्रेड लायबिलिटीज का मतलब ड्यू टू ट्रेडिंग जो लायबिलिटीज क्रिएट होती है। ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं? तो बिजनेस सोल्ड करते हैं। किसको सोल्ड करते हैं? तो कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स को कैसे सोल्ड करते हैं? तो क्रेडिट से सोल्ड करते हैं। तो क्रेडिट से सोल्ड करते हैं तो या तो वो आपका डेटर्स हुआ या तो उसके पास से आप बिल्स रिसीवेबल ले रहे हो। वैसे ही जब आप बिजनेस में रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो तो जो सामने वाले पास पे रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो वो कौन है? आपका सप्लायर। तो उसको पेमेंट देना है तो वो आपकी लायबिलिटीज हुआ। तो क्रेडिट से सप्लायर के पास से परचेज किया है तो वो आपका क्रेडिटर्स हुआ। और अगर आपने उसको कुछ ऐसा समझो कि एग्रीमेंट के जरिए आपने कुछ उसको डॉक्यूमेंट दिए हैं तो उसको बोलेंगे बिल्स पेबल। तो इसीलिए यहाँ आपको बोला है कि ट्रेड लायबिलिटीज में कौन सा आएगा? तो ओनली क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, वो ही ट्रेड लायबिलिटीज में आएगा। अगर ट्रेड पेबल होगा तो ट्रेड लायबिलिटीज होगा तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। द टर्म ट्रेड लायबिलिटीज इज वाइडर। द टर्म लायबिलिटीज समझो, लायबिलिटीज और ट्रेड लायबिलिटीज दोनों अलग है। ये है ट्रेड लायबिलिटीज है, सॉरी ये है ट्रेड लायबिलिटीज, ये एक मीनिंग है और ये दूसरा मीनिंग है। लायबिलिटीज अलग है, ट्रेड लायबिलिटीज अलग है। लायबिलिटीज में ऑल लायबिलिटीज आएगी, जब ट्रेड लायबिलिटीज में ओनली क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आएगा। इसीलिए बोला है द टर्म लायबिलिटीज इज वाइडर देन ट्रेड लायबिलिटीज। इट इंक्लूड्स, इट मीन्स क्या है? लायबिलिटीज। इट इंक्लूड्स ऑल आउटसाइडर्स क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी। इसका डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। ओके चलो, मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन, उसका तो हमने आपको पहले से ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। लमसम मेथड, यहाँ डायरेक्टली स्टेट अमाउंट आ जाएगी।
सपोज कि बिजनेस हमने परचेज किया है 25 लाख रुपीज़ में, तो वो हमारा क्या हुआ, लमसम मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या होगा, तो in this case purchase consideration is to be calculated by adding different amount which the purchasing company has agreed to pay the vendor company in whatever the form, either in share या in debentures या in cash। लेकिन ये डिवेंचर वाला पॉइंट आएगा नहीं, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या आएगा, वॉट एवर पेमेंट टू शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को हम जनरली क्या देते हैं, या तो इक्विटी शेयर देते हैं, या तो प्रेफरेंस शेयर देते हैं, या तो कैश देते हैं। यह आपको थोड़े पॉइंट दिए हुए हैं, वो आपको समझना है। While ascertaining the purchase consideration, care should be taken, यहाँ कॉमा करेंगे, care should be taken for the following: the value of assets and liabilities taken over by the transferring company, that is purchasing company, at an agreed value। कौन सी वैल्यू में कंसिडर करेंगे, agreed value, are not to be considered in calculating the purchase consideration। समझो क्या कहते हैं, the value of assets and liabilities taken over by the transferring company, that is agreed value, are not to be considered in calculating purchase consideration। All the payments made by the transferring company to the shareholder in any form only to be taken into account। पहले में क्या बोला है, तो समझो परचेज कंसिडरेशन का जब भी कैलकुलेशन आप करो तो एग्रीड वैल्यू कंसीडर करनी है। दूसरे में क्या बोला है कि जो पेमेंट देते हैं वो पेमेंट शेयर होल्डर को जो देंगे वही कंसीडर करना है। तीसरे में क्या बोला है, लायबिलिटीज हैज बीन टेकन ओवर, व्हेन द लायबिलिटीज हैज बीन टेकन ओवर एंड सब्सिक्वेंटली डिस्चार्ज सच अमाउंट शुड नॉट बी एडेड टू द परचेज कंसिडरेशन। डेट मीन्स अगर हम सामने वाले का डिबेंचर ले जाते हैं 5 लाख में और उसके बाद हम उसको पेमेंट करते हैं, तो जो पेमेंट किया तो वो पेमेंट फिर से हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। एक बार बोल दिया कि डिबेंचर ले जाते हैं तो ये आ गया, तो फिर उसको जब पेमेंट करते हैं वो कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब उसके पॉइंट है, इसकी बहुत ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये इसमें दिया हुआ है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। When the liabilities are taken over by the transferring company, it should neither be added nor it should be deducted to arrive at the amount of purchase consideration। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको इसको टिक करके रखना है। जब हम सामने वाले की लायबिलिटीज ले जाते हैं और उसको पेमेंट करते हैं तो उसका मतलब ये समझना है कि वो लायबिलिटीज का जो पेमेंट किया है वो परचेज कंसिडरेशन में आएगा नहीं, वो हम उतनी लायबिलिटीज ले जाते। सपोज कि मैंने सामने वाले की कंपनी का, मैं परचेजिंग कंपनी हूँ, मैंने सेलिंग कंपनी के डिबेंचर को 5 लाख में ले लिया है और उसको मैं अपना डिबेंचर दे रहा हूँ, तो मैंने उस डिबेंचर होल्डर को, सामने वाली कंपनी के डिबेंचर होल्डर को अपना डिबेंचर दिया। तो अपना डिबेंचर मैंने किसको दिया, डिबेंचर होल्डर को दिया, शेयर होल्डर को नहीं दिया। तो आगे के वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। परचेज कंसिडरेशन इंक्लूड्स ओनली दोज पेमेंट विच आर गिवन टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को जो देते हैं वो ही आएगा। तो यहाँ मैंने 5 लाख रुपीज के डिबेंचर होल्डर को अपना डिबेंचर दिया है, तो वो परचेज कंसिडरेशन में नहीं आएगा। वैसे उनके क्रेडिटर्स में ले गया हूं और उसको अपना इक्विटी शेयर दे रहा हूं तो भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं किसको दे रहा हूं, क्रेडिटर्स को दे रहा हूं। तो उसका मतलब उसकी लायबिलिटीज उतने अमाउंट में मैंने ले ली, फिर अपने आप से मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो वो परचेज कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो ये पॉइंट ये बता रहा है कि अगर आप कोई लायबिलिटीज ले जा रहे हो और उसका पेमेंट दे रहे हो तो नाइदर बी एडेड नॉर इट शुड बी डिडक्टेड टू अराइव द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन के लिए वो कंसिडर नहीं करेंगे। इफ एनी पेमेंट मेड बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी ऑन
अदर पार्टी टू द अदर पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अगर मैं परचेजिंग कंपनी हूँ और मैं सेलिंग कंपनी के वती कोई किसी को मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो इट शुड बी देन सच अमाउंट शुड बी इग्नोर। समझो क्या बताया है, इफ एनी पेमेंट इज मेड बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी पेमेंट करती है टू द अदर पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी के वती अगर मैंने कुछ पेमेंट दिया है तो उसको भी परचेज कंसिडरेशन में कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि मैंने किसको पेमेंट किया है, अदर पार्टी को पेमेंट किया है। समझ लो किसको पेमेंट किया है, तो ट्रांसफरिंग कंपनी ने पेमेंट किसको किया है, तो समझो ट्रांसफरिंग कंपनी ने जो पेमेंट किया है वो अदर पार्टी को पेमेंट किया है। मैंने अभी ही आपको बताया कि परचेज कंसिडरेशन में ट्रांसफरिंग कंपनी शेयर होल्डर को जो पेमेंट करेगी वो ही कंसिडर करेंगे, दूसरा किसी को भी पेमेंट करेगी वो कंसिडर करेंगे नहीं। इफ द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी are paid by the transferring company then such amount should not be included, क्योंकि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किसको पे कर रहे हैं आप, परचेजिंग कंपनी किसको पे कर रहे हैं, तो परचेजिंग सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं, नहीं वो शेयर होल्डर्स को नहीं पे कर रहे। अब शेयर होल्डर को जो पे करेंगे वो ही परचेज कंसिडरेशन में आएगा। तो ये जो तीनों पॉइंट है उसका एक ही बेसिक कंडीशन, बेसिक प्रिंसिपल है कि यू आर नॉट पेइंग टू शेयर होल्डर, आप शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर रहे तीनों तीन में, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट, इफ any liabilities is not taken over by the transferring company, means purchasing company अगर कोई liabilities नहीं ले जा रही है तो same should be excluded, तो वो net assets में consider नहीं करेंगे, entry में consider नहीं करेंगे। The term business always means both assets and liabilities, ये रिमेंबर की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही नेट एसेट मेथड है, नेट एसेट मेथड कब आएगा, तो नॉर्मली नेट पेमेंट मेथड इज यूज टू कंप्यूट द परचेज कंसिडरेशन। जनरली तो परचेज कंसिडरेशन के लिए नेट पेमेंट मेथड ही आती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है, उसके बदले में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उसका गुडविल कितना है, उसका मार्केट शेयर कितना है, उसको सामने वाली कंपनी कंसिडर करके उसके साथ डील करती है। तो जनरली प्रैक्टिकली हम देखें तो नेट पेमेंट मेथड से ही सौदा होता है, लेकिन एक मेथड है तो हम उसको पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है देखो, नॉर्मली द नेट पेमेंट मेथड इज टू बी used to compute the purchase consideration. However, it cannot be used if details of all the payments are not available. लेकिन अगर पेमेंट का कुछ डिटेल्स हमको नहीं दिया है तो उसके लिए हम नेट पेमेंट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इन केस वेयर द परचेजिंग कंपनी एग्रीड टू द फॉलोइंग, पे से बाय वे ऑफ 1000 शेयर एंड बैलेंस इन कैश, अगर ऐसा बोला होगा कि 1000 शेयर देंगे और बाकी की कैश, तो बाकी की कैश कितनी, तो वो क्वेश्चन मार्क आया। जहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा वहाँ कौन सी मेथड आएगी, नेट असेट मेथड। द परचेज कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड बाय द एग्रीड एडिंग ऑफ, परचेज कंसिडरेशन कैसे लाएंगे, एडिंग अप एग्रीड वैल्यू ऑफ ऑल एसेट टेकन ओवर, deducting agreed value of all liabilities taken over, that is agreed value of asset taken over minus agreed value of liabilities taken over, जो आएगा नेट एसेट। उसमें से हमने जो सपोज के ऊपर के ये जो इसमें जो इंफॉर्मेशन हुआ है तो 1000 शेयर का जो अमाउंट होगा वो माइनस करना है, बाकी का बैलेंस जो रहा वो कैश देना है। यहाँ भी जो ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो ही आएगी, दूसरे कुछ आएगी नहीं। आपको समझ में रखना है कि बिजनेस विल टेक ओवर, परचेजिंग कंपनी विल टेक ओवर ट्रेड लायबिलिटीज या लायबिलिटीज, ये दोनों में से कौन सा लैंग्वेज दिया है वो आपको
खूब कंसिडर करना है। अगर आपके एग्जाम्पल में बोला होगा कि बिजनेस विल टेक ओवर ऑल द ट्रेड लायबिलिटीज, तो उसका मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आएगा। लेकिन ट्रेड शब्द नहीं दिया होगा और ओनली लायबिलिटीज शब्द दिया होगा तो ऑल लायबिलिटीज टू द थर्ड पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट, the term liabilities shall not include any past accumulated profit और रिजर्व। जो रिजर्व है यहाँ थर्ड पार्टी लायबिलिटीज आएगी, उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं TPL। तो उसमें पास्ट एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट नहीं आएगा। जस्ट लाइक रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, P&L अकाउंट बैलेंस, वॉट एवर, डेबिट या क्रेडिट, दिस आर द पेबल टू द शेयर होल्डर। हमने आगे एंट्री में देख लिया, दिस इज द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसको ट्रांसफर करेंगे? हम शेयर होल्डर्स को। इफ एनी फंड और पोर्शन ऑफ एनी फंड डेनोट्स लायबिलिटीज, लेकिन जो फंड है या पोर्शन ऑफ द फंड है जो लायबिलिटीज, फंड या पोर्शन ऑफ द फंड, पोर्शन ऑफ द फंड मीन्स आपको मालूम हो 12th में वर्कमैन कंपनसेशन फंड आता था। तो इसमें से सपोज कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000 हो तो उसमें से 5,000 देना हो, तो उसका मतलब 5,000 क्या हुआ? हमारी लायबिलिटीज, वो पे करना है। तो बाकी का 10,000 हम क्या करते थे? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड का सिर्फ पोर्शन ही आया, इसीलिए यहाँ जो शब्द लिखा है इफ एनी फंड या पोर्शन ऑफ द फंड, ये जो शब्द लिखा है उसका मतलब यही है, या तो पूरा फंड या तो उसका थोड़ा बहुत पोर्शन। इफ एनी फंड या पोर्शन ऑफ फंड, इफ एनी फंड या पोर्शन ऑफ any fund denote liabilities to the third party, the same must be included in the liability such as staff provident fund, workmen saving bank account, workmen profit sharing fund, workmen compensation fund। यहाँ लिखा है टू द अमाउंट ऑफ क्लेम ओनली। कंपनसेशन फंड में जितना क्लेम होगा ना उतना ही लायबिलिटीज होगा। सपोज कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड सपोज कि 10,000 है लेकिन कोई क्लेम नहीं है, तो 10,000 वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ। इफ द लायबिलिटी इज नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी, द सेम शुड बी एक्सक्लूडेड। जो हमने आगे देख लिया, द टर्म बिजनेस ऑलवेज इंक्लूड्स बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और इंट्रिंसिक वैल्यू में कैसा आएगा? नेट एसेट्स डिवाइडेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मैंने आपको आगे भी समझाया था इसके बारे में, ओके, कि जो हम वैल्यू ऑफ शेयर में देख गए हैं, जो फॉर्मूला वही है यहाँ। नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन वेंस लिखते थे, अगर आपको याद हो तो। अब मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, उसमें पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड। कब परचेज मेथड आएगी, कब पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड आएगी, वो हमने देख लिया है, लेकिन उसका कैलकुलेशन अलग अलग आएगा। यहाँ हम पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, परचेज मेथड का डिस्कशन कर रहे हैं। तो परचेज मेथड में क्या होता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी एट देयर एग्रीड वैल्यू। मीन्स कितनी एसेट्स और लायबिलिटीज ले जाते हैं, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे बाद में दिखाता हूँ। द रिजर्व, जो भी रिजर्व होगा ट्रांसफरिंग कंपनी का अदर देन द स्टैट्यूटरी रिजर्व शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी। मीन्स ट्रांसफरर कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटीज ही लेंगे, रिजर्व कंसिडर करेंगे नहीं। The excess of the purchase consideration over the value of net asset of the transferring company should be treated as a goodwill, और lower होगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। तो उसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो एज पर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में amalgamation in the nature of
परचेज मेथड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो या तो नेट पेमेंट मेथड हो कैलकुलेशन करने की, या तो नेट एसेट मेथड हो, लेकिन परचेजिंग कंपनी के बुक्स में हमें ये कंसीडर करना है। किसके बुक्स में? परचेजिंग कंपनी के बुक्स में हमें कंसीडर करना है। तो परचेजिंग कंपनी के बुक्स में हमको ये रिकॉर्ड करना है कि हम जो सामने वाले कंपनी वेंडर कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी है, उसकी कौन सी एसेट ले आते हैं। तो एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन ओवर, agreed value of assets taken over, उसमें से माइनस agreed value of liabilities taken over। तो जो आएगी उसको बोलेंगे नेट असेट। इसकी कंपैरिजन हम करेंगे, या तो हमने कौन सी मेथड से कैलकुलेशन किया है परचेज कंसिडरेशन का, कोई भी मेथड से कैलकुलेशन किया हो तो उसकी कंपैरिजन करेंगे अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो जो डिफरेंस आएगा वो या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। अच्छा, पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा? तो अगर नेट एसेट्स ज़्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर नेट एसेट्स कम है और परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ नेट एसेट ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे लॉस, लेकिन वो कौन सा लॉस कहेंगे? कैपिटल लॉस। अगर कैपिटल प्रॉफिट होगा तो उसको क्रिएट करेंगे कैपिटल रिजर्व, उसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। अगर कैपिटल लॉस होगा तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे गुडविल में। तो परचेजिंग कंपनी के बुक्स में अगर आपको रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन, तो ये आपको कंपल्सरीली फाइंड आउट करना पड़ेगा ही। बी रिमेंबर, तो ये आपको यहाँ बोला है। नो रिजर्व अदर देन, अच्छा स्टैट्यूटरी रिजर्व हो तो वो कंपल्सरी ट्रांसफर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपका एग्जाम्पल आएगा तब मैं आपको ये फिर से समझाऊंगा। ये पेज आपको याद रखना है। कौन सा पेज नंबर है? 6 नंबर का पेज याद रखना है। जब हम कोई कंपनी ले जाते हैं, हम परचेजिंग कंपनी है, सामने वाले की कंपनी ले जाते हैं, तो वो कंपनी का स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है। तो हम नेट परचेज मेथड से ले जाते हैं। परचेज अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज मेथड से उनका बिजनेस हमने परचेज किया। अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज मेथड से हमने उनका बिजनेस परचेज किया, तो उसमें हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज ही ले जाते हैं, उसका कोई रिजर्व नहीं ले जाते। लेकिन वो कंपनी जो हमने परचेज की है वो जितना स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करे, स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब क्या है? कंपल्सरीली अगर आपको वो बिजनेस करना है तो लॉ के हिसाब से आपको उतना अमाउंट रिजर्व के फॉर्म में रखना ही पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो वो स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको कंपल्सरीली क्रिएट करना पड़ेगा। वो इम्प्लाइड एंट्री है। कौन सी एंट्री है? इम्प्लाइड एंट्री है। उसको कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको रखना ही है इम्प्लाइड एंट्री। तो वो एंट्री कौन सी आएगी? अमाल्गमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें लिखा है हाउ टू डिसाइड परचेज कंसिडरेशन इफ द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन जो लमसम मेथड, नेट पेमेंट मेथड या नेट एसेट में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 6th वाला पॉइंट, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग ओवर ऑफ लायबिलिटीज एंड पेइंग ऑफ लायबिलिटीज। टेकिंग ओवर लायबिलिटीज का मतलब क्या है? टेक ओवर लायबिलिटीज का मतलब क्या है? इट मीन्स सच लायबिलिटीज विल बी नाउ डेट ऑफ परचेजिंग कंपनी and it will appear in the balance sheet.
it will be paid at a such a time and no such term as may be mutually agreed later by the parties concerned. In any case, the liabilities is not immediately payable. टेकिंग ओवर का मतलब हम ले जाते हैं। अब आपकी जो लाइबिलिटीज थी, मीन्स हम परचेजिंग कंपनी है तो हम सेलिंग कंपनी को कहते हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज थी वो अब हमारी लाइबिलिटीज हो गई है। एंड पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज का मतलब है हम वो ले जाते हैं और पे करते हैं। In case of purchasing company has agreed to discharge the liabilities, it means the liability is immediately payable या payable directly by the purchasing company। हम ले जाएंगे और फिर पे करेंगे या तो डायरेक्टली हम ही पे कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, परचेजिंग कंपनी विल पे सफिशिएंट मनी। उसका मतलब या तो हम ले जाएंगे और पे करेंगे या तो हम आपको उसको पेमेंट करने के लिए अमाउंट दे रहे हैं, आप पे कर दो। परचेजिंग कंपनी सेलिंग, दो ऑप्शन होते हैं आपकी लाइबिलिटीज के, सेलिंग कंपनी की लाइबिलिटीज के पेमेंट करने के लिए। या तो वो लाइबिलिटीज हम टेकिंग ओवर करते हैं और अपने आप से पेमेंट करेंगे, या तो आपको इमीडिएटली पे करना है, हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप उसको पे कर दो। ये डिफरेंस है मर्जर और परचेजर का, उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, इसकी भी बहुत ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक मैंने आपको थियोरी समझाई। अब ये जो जर्नल एंट्रीज है वो परचेजिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज है, सॉरी सेलिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज है, जो हमने आपको 3 पार्ट में पढ़ाया था। लेकिन अब हम अगले वीडियो में आपको परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसका शॉर्ट एग्जाम्पल हम करके दिखाएंगे। उसके बाद फिर से हम सेलिंग कंपनी के बुक्स में कौन सी जर्नल एंट्रीज आएगी वो इस पैम्पलेट के जरिए जो लिखा है, हमने अभी तक आपको जो बताया वो समरी के जरिए बताया, लेकिन पैम्पलेट के जरिए हम सिखाएंगे, फिर हम शुरू करेंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक जो है उसका बेस उसका परचेज कंसिडरेशन का मेथड और जर्नल एंट्रीज है। एक बार वो समझ में आए फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। गुड डे, गुड बाय।